मित्रों, आज हम लोग सीरीज 21 को शुरू कर रहे हैं और सीरीज 21 ये मुगल काल से संबंधित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का उपयोग किया गया था? क्लियर? तो आप कह दोगे कि सर इसका जो आंसर आएगा वो है पानीपत का पहला युद्ध। ये तो हम निशान लगा देते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी व्याख्या भी कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या हमें व्याख्या में जानना है। तो आप याद रखना कि देखो, जहां तक तोपों के प्रयोग की बातें हैं, उसके संबंध में आप याद रखना विजयनगर और बहमनी राजवंश के बीच एक युद्ध हुआ था 1361 में, और इस समय विजयनगर के शासक थे बुक्का फर्स्ट, और बहमनी के जो शासक थे वह कौन थे? तो आप कहोगे कि सर मोहम्मद फर्स्ट थे। क्लियर? तो यही जो मोहम्मद फर्स्ट हैं, इन्होंने ही तोप का प्रयोग ये बुक्का के विरुद्ध किया था। वो अलग की बात है कि इसमें मोहम्मद फर्स्ट हार गए थे, ठीक है ना, और रायचूर द्वाब उनको देना पड़ा था विजयनगर को। क्लियर? ये चीज तो आपने ये चीज सीखा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लेकिन ये चीज चूंकि कंट्रोवर्शियल मैटर है, ये हम कहाँ इसको पाएंगे, तो आप कह देना एनसीईआरटी में यह चीज लिखा गया है। ठीक है, और एनसीईआरटी भारत सरकार की किताब है, वो हमारे लिए प्रमाणित है। अब दूसरी बात हम आपसे और करते हैं कि बाबर ने उत्तर भारत में, ठीक है, तोपों का पहला प्रयोग कहां किया था? तो आप कह देना कि सर 1519 में यूसुफ जाई जो एक कबीला है, ठीक है, उसी यूसुफ जाई कबीले के विरुद्ध किया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है, देखिए ये चीज तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है कि प्रथम बार तोपों का प्रयोग कहां हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। अब यहां आपसे एक चीज और पूछ सकता है, ठीक है, भविष्य के अंदर वो ये पूछ सकता है कि जिस तोप का प्रयोग किया गया था उस तोप का नाम क्या था? तो आप कहना कि सर जिनसी तोप थी, और इन्हें किस तरह से सेट किया गया था? आप कहेंगे कि सर उस्मानी विधि पर सेट किया गया था। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि तोपची यहां कौन था पानीपत के मैदान में, तो आप कह देना कि सर उस्ताद और मुस्तफा। ठीक है ना, ये नाम आपका है लिखा, क्या लिखा है? उस्ताद और मुस्तफा लिखा गया है। क्लियर हो गया? खनवा के युद्ध पर अभी चर्चा करना या अन्य किसी युद्ध के बारे में चर्चा करना यहाँ पर, ठीक है, प्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि मैटर आगे दिए गए हैं। तो अब आइए, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो लूट तो था नहीं। लूट मतलब खम्स, तो ये तो था नहीं। राजगामिता, ये पहले तो शुद्ध लिख लीजिए इसको, राजगामिता को। देखिए, ये राजगामिता कोई राज्य की आय का साधन नहीं था। ये क्या था कि किसी भी जमींदार या मनसबदार की मनसबदारी या जमींदारी को छीनने के लिए जो मुगल कानून था, उस कानून का नाम है राजगामिता कानून। ठीक है ना। अब आते हैं भू राजस्व। ठीक है, तो आप कह देना यस सर, यही जो भू राजस्व है, ठीक है, यही मुगल काल की अर्थव्यवस्था का यह प्रमुख साधन है। और बादशाह अकबर, जो कि मुगल प्रशासन के वास्तविक संस्थापक हैं, वो सदैव भू राजस्व में रिसर्च करने के लिए या शोध करने के लिए जाने जाते हैं। और इनके इसी प्रयास का परिणाम था कि 1580 में, ठीक है, टोडरमल ने आईना ए दहसाला व्यवस्था को जन्म दिया था। ठीक है, क्लियर। फिर आपसे यहाँ एक चीज पूछ सकता है कि अकबर किस विधि से टैक्स को वसूलना चाहते थे, तो आप कहेंगे कि सर ये रैयत बाणी में वसूलना चाहते थे।
मतलब किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित करना चाहते थे। वे किसानों और सरकार के बीच में किसी प्रकार के बिचौलिए की भूमिका को नहीं रखना चाहते थे। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन अफसोस कि जो उनका साम्राज्य था, अकबर का साम्राज्य, ठीक है, वह ठीक है कई जगहों पर जैसे उत्तर पश्चिम में अशांत था, ठीक है, तो वहां रैयत वाणी कैसे चला सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनके काल में नक्श सिस्टम भी था या कनकूत सिस्टम भी था और रैयत वाणी व्यवस्था भी थी, ठीक है ना। लेकिन मूलतः उनकी अगर पूछा जाए कि मुगलियन ने, ठीक है, किस व्यवस्था को अपनाया था, तो आप कहेंगे रैयत वाणी व्यवस्था को अपनाया था। हम तीसरी बात करते हैं कि मुगल काल में सेना के प्रधान निम्नलिखित में कौन था। तो आप याद रखना कि सेना का जो प्रधान था वो मीर बख्शी हुआ करता था। ये देखो हमने लगा दिया मीर बख्शी, ठीक है। अब मीर बख्शी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पहली चीज तो इनकी नियुक्ति कौन करता था, तो आप कहेंगे खुद बादशाह करते थे, ठीक है, अपने विश्वसनीय लोगों में करते थे, ठीक है। और दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि जो मीर बख्शी है इसकी सहायता के लिए दो अधिकारी हुआ करते थे। एक होता था बख्शी शागिर्द और दूसरा था बख्शी हुजूर, ठीक है। ये दो इनकी सहायता करते थे। और मीर बख्शी का कार्य क्या था, तो आप कहेंगे कि वह प्रत्येक उस अभियान में मीर बख्शी होता ही था जिसमें बादशाह अभियान का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वह खुद नेतृत्व भी करता था, ठीक है। अगर बादशाह उसको निर्देशित करता था कि नहीं अभियान आप ही करेंगे तो यह जाता भी था, ठीक है। और तीसरी बात ये क्या करता था, आप कहेंगे मनसबदारों की नियुक्ति है, प्रोन्नति है, ठीक है, डिमोशन या प्रमोशन, ये जो कुछ भी होता था ये सब यही करता था। और यह डाक विभाग का भी चीफ हुआ करता था, ठीक है, मीर बख्शी। और मीर बख्शी ही सरखत पर सिग्नेचर करता था, ठीक है। और जब तक वो सरखत पर हस्ताक्षर नहीं कर देगा किसी को वेतन नहीं दिया जा सकता। तो सरखत क्या है, तो आप कहेंगे वेतन विवरण है ये। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मुगल, इसमें फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में जो चित्रकला के विषय हैं उसमें कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए मुगल या इस्लाम की बात अगर आप करिए तो इस्लाम में जीवित जीवों की चित्रकारी प्रतिबंधित है, क्लियर। तो लेकिन जो अकबर थे उन्होंने इसका विरोध किया था और कहा था कि हर चित्रकार अल्लाह के सबसे करीब होता है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी स्थितियों में अकबर के काल में या मुगल काल में युद्ध के दृश्य भी बने, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों की चित्रकारी हुई, दरबारी चित्रकारी हुई, मतलब आप कह सकते हैं कि सर सभी कुछ का चित्रकारी हुई है। लेकिन एक बात आप और याद रखना, मुगल चित्रकारी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर बेहजाद को माना जाता है, ठीक है। और बाबर नामा में बेहजाद का उल्लेख खुद बाबर भी करता है, ठीक है। इसीलिए बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, ठीक है। एक बात आप और याद रखना, दास्तान ये तैमूर या तैमूरिया या हमजानामा, ठीक है, ये क्या है, मुगल चित्रकारी की पुस्तक है, ठीक है, क्लियर। एक चीज आप और याद रखना है कि जो जहांगीर है इनका काल जो है चित्रकारिता का स्वर्ण काल माना जाता है और यह जो है, ठीक है, ये एक मात्र बादशाह है जो एल्बम रखने की इच्छा रखते थे, ठीक है। एल्बम तो अंग्रेजी का शब्द है, मोरक्को लिख लीजिएगा, मोरक्को, ठीक है ना। अब आप आगे चलो, मुगलों की अदालत की भाषा क्या थी, ठीक है। तो देखो चाहे आपसे मुगलों की अदालत की भाषा पूछी जाए या दरबारी भाषा पूछी जाए, ठीक है, उसका आंसर है फारसी, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना कि अकबर के काल में किस भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था, आप कहोगे हिंदी का हुआ था। और यही कारण है कि अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। और अब एक बात आप और याद रखेंगे, छठा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। ये जाहिर सी बात है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में
सेनाओं में बड़ा अंतर था। एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबर की एक छोटी सेना थी, और उसमें भी बाबर जो जीत जाता है तो निश्चय ही एक कौतूहल का विषय तो बनता है। तो आप कहेंगे कि सर उसका रीजन था बाबर का तोपखाना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बाबर की सुशिक्षित एवं अनुशासित सेना। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो विकल्प है वो ये सही है, मतलब डी जो विकल्प है ये वाला ये सही है, ठीक है। और अब आप कहेंगे कि ये सब दोनों ये सॉरी एक जो है ये गलत है। क्लियर। देखिए कोई भी युद्ध होता है या कोई भी कार्य होता है बिना वो अनुशासन के पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग 7वां देखते हैं। खनवा के युद्ध में बाबर द्वारा राणा सांगा को हराने का प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। तो हम इसमें से विकल्प को पढ़ें इसके पहले हम आपको व्याख्या करके बता देते हैं कि देखिए जो युद्ध होता है वह युद्ध सदैव आत्मबल से जीता जाता है, ठीक है। आत्मबल है और रणनीति है, ठीक है। इसी से हम जीतते हैं, कभी संख्या से नहीं जीता जाता, ठीक है। कि अगर संख्या से युद्ध जीता जाता तो आप देखिए 1905 में जापान जैसा एक छोटा सा देश मंचूरिया को रौंद देता है और खुद, ठीक है, रूस जैसे विशालकाय राज्य को, ठीक है, भी वो रौंद देता है, ठीक है ना। इवन की 1857 की जो बगावत थी, ठीक है, उसमें हमारे पास इलाहाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो लियाकत अली सर के पास 10,000 लड़ाके थे, जबकि जनरल नील केवल 250 लोगों के साथ आता है और 10,000 लोगों को बंधक बना करके और सबकी हत्या करा भी देता है। या सबकी तो नहीं कराता, लेकिन अधिकांश लोगों की हत्या करा देता और सबको जो है वह आत्मसमर्पण करा देता है। तो युद्ध जो होता है सदैव आत्मबल और रणनीति की बदौलत जीता जाता है, ठीक है। जहां आत्मबल नहीं रहेगा वहां इच्छा नहीं होगी, ठीक है। और जो राजपूत थे ना उनकी इच्छा मर चुकी थी, क्योंकि जब पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने यह कह दिया कि अल्लाह ने हिंदुस्तान की सरजमी को उसके लिए बख्शा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, जो राजपूत थे, ठीक है, उनका मनोबल गिरने लगा, ठीक है, और उनके अंदर युद्ध को जीतने की इच्छा ही समाप्त हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा, ठीक है। विदेशी राज्यों को मिटाने की राजपूतों की आकांक्षा लगभग समाप्त हो चुकी थी। ये क्यों समाप्त हो गई, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा क्योंकि पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने दावा कर दिया था कि हिंदुस्तान की सरजमी को अल्लाह ने हमें और हमारे बच्चों के लिए बख्शा है, ठीक है। अब मैं यहीं रहूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा। और राजपूत क्या सोचते थे, राजपूत ये सोचते थे कि यह एक लुटेरा है, लूटेगा और चला जाएगा, फिर इब्राहिम लोदी कमजोर हो जाएगा, फिर हम लोग इब्राहिम लोदी को मार करके और फिर एक हिंदू राज्य का की सत्ता को स्थापित करेंगे, ठीक है ना। ये बात थी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बाबर मध्य एशिया के किन 2 महान योद्धाओं का वंशज था। तो आप याद रखना, नीचे तो लिखा हुआ बहुत कुछ लिखा हुआ है, शक लिखा है और हुड़ लिखा हुआ है, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। ये है तैमूर और चंगेज खान का ये वंशज है, मतलब बी, इसका आंसर ये सही है, ठीक है। और अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 9वां क्वेश्चन आएगा। 9वां क्वेश्चन का है, क्या पूछ रहा है, मुगल शासक ने अपनी डायरी में भारत के मौसम, वनस्पतियों और प्राणियों का विवरण दिया है। यहाँ देखिए आप 2 जगह कंफ्यूज होंगे, एक जहांगीर में कंफ्यूज हो जाएंगे और दूसरा बाबर में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जबकि डायरी जो होती है वो आत्मकथा होती है, और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जो है भारत के मौसम, प्रकृति और वनस्पतियों, ठीक है, का विवरण दिया है, ठीक है ना। और वो सबसे ज्यादा जो है किस मौसम से प्रभावित रहा है, आप कहेंगे बरसात से प्रभावित रहा है, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया। और अब हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि अकबर की जो साम्राज्य सीमा है उस साम्राज्य सीमा में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं था। खानदेश था ना, काबुल तो था ही ना, ठीक है, 15 मतलब काबुल तो था ही, शुरू से ही था। अब बात आती है बीजापुर की, तो बीजापुर नहीं था। बीजापुर को किसने लाया है, औरंगजेब ने लाया है, ठीक है ना। कब लाया है, 1587 में लाया है, ठीक है ना। कश्मीर तो था ही, ठीक है। 1585 में भगवान दास ने कश्मीर पर आक्रमण करके वहां के शासक यूसुफ खान को हटाया था, और उसकी जो पत्नी है, ठीक है, यूसुफ खान की हत्या के बाद उनकी जो पत्नी है हब्बा खातून,
ठीक है, ये हब्बा खातून क्या करती हैं, यह कश्मीर की वादियों में घूमती रहती हैं और यही कारण है, विलाप करती हुई घूमती रहती है और यही कारण है कि हब्बा खातून को, ठीक है, कश्मीर की मीराबाई कहा जाता है। अब कहता है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई, ये 11वां क्वेश्चन आपका आता है। तो देखिए, शेरशाह की मृत्यु पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कब हुई थी, तो आप कह देना 1545 में हुई थी। कैसे हुई थी, आप कहेंगे कि जल करके हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो तोप चला रहे थे, उसमें से एक तोप जाता है और कालिंजर के किले की दीवारों से टकराने के बाद जो है रिबाउंड होकर गिर जाता है। और वो कहाँ गिरता है, तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी का जो ऑर्डिनेंस डिपो था जहां पर उनके बारूद रखे थे उसी में गिर जाता है और शेरशाह सूरी बुरी तरह से जल जाता है और, ठीक है, यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। तो इसका आंसर हुआ कालिंजर। हाँ, ये इसको दफन कहाँ किया गया है, सासाराम में किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि चांदी का सिक्का किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। देखो, ये 1540 का वर्ष है, ठीक है, और स्थान है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना किया, पटना में बदला, नाम दिया, और इसी वर्ष उन्होंने, ठीक है, चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे उन्होंने रुपया नाम दिया है और यही रुपया आधुनिक रुपए का आधार स्तंभ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आया बी, शेरशाह सूरी। अब हम लोग 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद शाह प्रथम मुगल शासक थे जिन्होंने उर्दू को संरक्षण दिया था। जी हाँ, हमने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में बता रखा था कि मोहम्मद शाह रंगीले ने बली दक्कनी के माध्यम से उर्दू का विकास किया था, ठीक है। फिर कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में विख्यात महाकाव्य पद्मावत लिखा था। जी हाँ, लिखा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये विकल्प सही हो रहा है, सी, क्लियर। और आप 14वां देखते हैं, शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में क्या सुधार किए थे, ठीक है। भारत के अंदर केंद्रीकृत व्यवस्था की पुनः स्थापना किया था, किया ही था भाई। अनेक सड़कों सरायों का निर्माण कराया था, ठीक है। और इसीलिए कालिका रंजन कानूनगो ने सड़कों और सरायों को क्या कहा है, ठीक है, शेरशाह सूरी के साम्राज्य की धमनियां कहा है। डाक चौकियों का निर्माण और नवीन मुद्रा का चलन भी कराया था। इसका मतलब सही, सभी सही है। अब हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, ठीक है। तो बाबर भी दे रहा है, अकबर भी दे रहा है, शेरशाह सूरी भी दे रहा है और जहांगीर भी दे रहा है। तो आप याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो समय है वो 1477 से लेकर के 1542 है। इनका लाइफ है, ये जीवन काल है। तो ऐसी स्थिति में बाबर भी आ जा रहे हैं, शेरशाह सूरी भी आ जा रहे हैं, लेकिन पद्मावत जो है का लेखक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के ज्यादा करीब था, इसलिए इसका आंसर शेरशाह सूरी होगा। और आप आते हैं 16 में कह रहा है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने नियुक्त किया था। गुरु गोविंद सिंह से बंदा बहादुर की मुलाकात पंचवटी में हुई थी, ठीक है, नासिक के पंचवटी में हुई थी, क्लियर। और यह गुरु बंदा बहादुर कौन है, आप कहेंगे कश्मीर का एक ब्राह्मण है सर, उन्होंने ही दिया था, तो ये गलत हो गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, यह सही है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी को दिया था, अपनी लिपि गुरुमुखी को दिया था, नहीं सर, ये गलत है, ठीक है। किसने दिया था, आप कहेंगे गुरु अंगद देव ने दिया था। गुरु अंगद देव को ही गुरुमुखी का जनक कहा जा सकता है, ठीक। इसका मतलब विकल्प गलत है। ये जो क्वेश्चन दिए गए यहां पर लिखना चाहिए था केवल 2, ठीक है। और अब
17 देखिए, जब अकबर ने चित्तौड़ के किले को घेरा था तब निम्नलिखित में से किसने 4 महीने तक चित्तौड़ के किले को सुरक्षित रखा था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यहाँ के अनुसार जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आप कहेंगे कि सर जयमल होगा। ठीक है, क्लियर कि राणा उदय सिंह है, उन्हीं का यह क्या है एक जागीरदार था। जयमल एग्जैक्टली मेवाड़ का नहीं, ठीक है, मेवात का जागीरदार था। ठीक है, और मेवात की जो रियासत थी वो किसके अधीन थी, राणा उदय सिंह के अधीन थी। ठीक है ना। 18वां कह रहा है कि शेरशाह सूरी की महानता का प्रतीक क्या है। हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। ठीक है, देखिए ये कोई महानता का प्रतीक नहीं होता। ठीक है, अपितु उसका प्रशासनिक सुधार ही उसकी महानता का कारण था। ठीक है, अब 19वां देखते हैं। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था वह किस देश से उधार ली गई थी। तो आप याद रखिएगा, अगर ये चीज न दिया हो तो आप कहेंगे सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को लिया है, लेकिन यहां पूछ रहा है मध्य एशिया नहीं पूछ रहा है, अपितु कंट्री पूछ रहा है, तो वह कौन सा होगा, आप कहेंगे सी सर, मंगोलिया इसका सटीक आंसर है। ठीक है, क्लियर। और अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन के लिए। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, तो आप याद रखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर दिया है, मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। आप याद रखिएगा मनसबदारी है क्या, आप कहेंगे मुगलियन सैन्य व्यवस्था ही तो है। ठीक है, तो आज इतना ही, आप मुझे आज के लिए अनुमति दीजिए। ठीक है, नमस्ते।